हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग 11th क्लास के अंदर देखेंगे अलजेब्रा में सेकंड चैप्टर। इसके पहले वाला हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर लिए हैं। उसके बाद अलजेब्रा पोर्शन का सेकंड चैप्टर शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर ये अभी तक हम लोग क्लास 10th में जितनी भी बात किए थे वो सारी की सारी बातें हमारे रियल नंबर से थी। तो रियल नंबर में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रियल में कोई उसका फिजिकल शेप होता होगा नंबर का, लेकिन आप जानते हैं कि नंबर तो एक रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, कोई सिंबल होता है जिसको मान लिया गया है कि ये इतना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ आइटम को इंडिकेट करेगा। तो उसमें रियल नंबर की बात आती है तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि कोई रियल नंबर क्या होता है। तो बहुत सारे लोग इसको डिफाइन कर देते हैं रियल नंबर को कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। तो सोचने वाली बात है कि रियल नंबर के पार्टीशन जब हम करते हैं, उनका टाइप करते हैं, तब उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर आता है। तो फादर का आइडेंटिफिकेशन सन के आधार पर किया जाता है या सन का आइडेंटिफिकेशन फादर के रूप में किया जाता है। तो ट्रेडिशन कन्वेंशन यही है कि फादर के आधार पर सन को हम करते हैं। जैसे राम राजा दशरथ के बेटे थे, ये कहना सही है, और दशरथ राम के पिता थे, ये उतना जस्टिफाइड नहीं होता है और लगता है। तो उसी तरीके से ये डिफिनीशन कि हमारा रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है, ये थोड़ा सा उतना जस्टिफाइड नहीं होता है। एग्जैक्ट डायरेक्ट रियल नंबर का हम लोग डिफिनीशन क्या देते हैं कि अ नंबर हुज ए स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर, अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पर अगर वो नॉन नेगेटिव नंबर मिलता है, तब उस नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और तब फिर उसका ग्रेडेशन करेंगे तो रेशनल और इरेशनल होता है। तो यहाँ तक हम लोग बात पढ़े थे 10th में। अब बात आती है कि कुछ ऐसा भी नंबर कंसेप्ट में हम मान सकते हैं क्या, या हमको ऐसा भी नंबर से फेस करना पड़ सकता है कि जिसका स्क्वायर हमको निगेटिव मानना पड़े। तो अगर कोई नंबर का स्क्वायर निगेटिव माना जाता है या उसके कुछ पार्ट में निगेटिव स्क्वायर भी आता है, तो वही नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। वो रियल में नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। और अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, चाहे कहीं कहीं बुक में इसको x प्लस आई वाई भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप a प्लस आई बी लिखिए, c प्लस आई डी लिखिए या x प्लस आई वाई लिखिए, बातें की है। तो a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब इसमें ध्यान देना है कि a भी रियल होगा, b भी रियल होगा, i इसके साथ लगा हुआ है b के साथ, और आई यहाँ पर इमेजिनरी। आई का मतलब होता है आयोटा, एक सिंबल है, जैसे ABCD होता है इंग्लिश में, वैसे ही लैटिन में सिंबल है आयोटा, और वो इमेजिनरी के लिए लगाया जाता है, तो आई वहीं लिया जाता है। इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 प्लस आई 4 माइनस 2 प्लस आई रूट 5 3 माइनस आई 4, इस टाइप के जो भी नंबर हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, दैट इज जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी हम लिख सकते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के लिए जो जेड हो या उसको ए प्लस आई बी के रूप में लिखा गया हो, तो ए यानी जो विदाउट आई है उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको डिनोट करते हैं आर ई जेड। आर ई ब्रैकेट में जेड लिखते हैं, कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी लोग देते हैं, लेकिन आर ई जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाई आई एम जेड। आई एम मतलब इमेजिनरी का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि a प्लस आई बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो बहुत से लोग कह देते हैं कि आई बी उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं हुआ। जैसे किसी का नाम मोहन कुमार सिंह है, तो सिंह उसमें बता रहा है कि मोहन जो है एक मेल नाम हो सकता है, उसका नाम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, लेकिन उसका नाम एक्चुअल में क्या हुआ, तो एक्चुअल नाम मोहन है। तो उसी तरीके से Z = A + IB लिखे, तो अगर पूछा जाए कि इसका इमेजिनरी पार्ट, तो IB नहीं बोलना है, इमेजिनरी पार्ट B होता है, केवल B। तो इमेजिनरी पार्ट B जो होता है वास्तव में एक रियल नंबर ही होता है, वो उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में इमेजिनरी पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो IM ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर मान लेते हैं कि Z = 3 + I4 है, तो रियल पार्ट इसका कितना हो जाएगा, तो 3, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, तो केवल 4, I4 नहीं लिखना, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = A1 + IB1 हो और Z2 = A2 + IB2 हो, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 = Z2 कब होगा, तो जब इफ IFF लिखे हैं, IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ, तो ये कब होगा, जब इसका रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, यानी A1 = A2 हो और B1 = B2 हो, तभी वो दोनों इक्वल कहलाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि इसमें आई जो बार बार लिख रहे हैं, तो आई का आखिर हम वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे। तो देखिए टॉपिक है हमारा द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर एंड पावर ऑफ आई मीन्स आयोटा या इमेजिनरी नंबर। तो अब इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं कि सिंबल में जैसे देखते हैं कि माना गया है कि I² का मतलब -1, और -I² करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाता है प्लस, और I² हो जाएगा, I² का फिर -1, यानी I का स्क्वायर किए तो भी -1 और -I का स्क्वायर किए तो भी -1 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 आर I एंड -I, क्योंकि स्क्वायर रूट वही नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा गिवन नंबर मिल जाए। लेकिन हाउएवर बाय द सिंबल रूट अंडर -1 लिखते हैं अगर हम, तो इसका मतलब ये सिंबल जो है ना रूट अंडर, ये बताता है पॉजिटिव रूट, उसको पॉजिटिव रूट ऑफ -1 भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे इक्वेशन में हमको मान लीजिए कि कहीं देता है कि x² -1 = 0, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो वहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं कि x² = 1, यानी x √1, तो वहाँ पर लिखना चाहिए कि ±√1 यानी +1 और -1 होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, √1 = 1 होता है। √1 का मतलब ही हो गया कि पॉजिटिव रूट लेना है, वो आपको निगेटिव रूट नहीं लेना है। निगेटिव रूट का सेंस जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर वी वुड मीन आई ओनली, माने यहाँ पर -I नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव रूट नहीं, वो सिंबल ही रूट अंडर सिंबल देते हैं, उसका मतलब कि पॉजिटिव रूट है। तो इस तरीके से अब पावर की बात करें तो I = हो जाता है पॉजिटिव रूट ऑफ -1, I² करेंगे तो -1 होता है, I का पावर 3 करेंगे तो 3 निकालना होगा, तो क्या करेंगे, I² में I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो I² का मतलब तो -1, और इसमें I से मल्टीप्लाई किए तो -I हो जाएगा। वैसे ही I का पावर 4 निकालना हो तो I के पावर 3 में I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और I का पावर 3 मतलब -I है, तो -I में I से मल्टीप्लाई करेंगे तो -I² हो गया, और -I² का वैल्यू -1 होता है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस इंटू माइनस तो +1 हो गया। अब इसके बाद 5 करेंगे, I का पावर 5, तो इसका मतलब कि I² × I, यानी I का पावर 4 × I, तो I का पावर 4 हो गया 1 × I, यानी I हो गया। उसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब कि 4 तक अगर हम जाते हैं, I का पावर 1 करते हैं तो √1, I का पावर 2 करते हैं तो -1, I का पावर 3 करते हैं तो -I, और I का पावर 4 करते हैं तो 1 होता है। और 4 के बाद जब बढ़ने लगते हैं तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आएगा, यानी I आ सकता है, या -1 आ सकता है,
या माइनस आई आ सकता है या 1 आ सकता है, 4 में से कोई आएगा। आई का चाहे जितना पावर लगाएं। तो जनरल में हम लोग क्या देखते हैं कि इन जनरल आई का पावर 4 के किया जाए तो ये 1 होता है, आई का पावर 4 के प्लस 1 हो तो आई होता है, आई का पावर 4 के प्लस 2 हो तो -1 होता है, और आई का पावर 4 के प्लस 3 हो तो माइनस आई होता है। क्योंकि आई का पावर 4 जब 1 हो जाएगा तो इसका मतलब करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 के इंटू आई का पावर 1, तो आई का पावर 4 के का मतलब तो 1 हो गया, आई इंटू आई तो सीधे आई बच गया। आई का पावर 4 के प्लस 2 यानी आई का पावर 4 के आई इंटू आई का पावर 2, तो आई का पावर 4 के का 1, आई का पावर 2 का जो होता है -1 तो वहाँ -1 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज में पहला ही दिया हुआ आई के डिफरेंट पावर को कैलकुलेट करने के लिए, तो पावर 4 तक रहेगा तो जो वैल्यू है वही रहेगा, लेकिन हमको 4 से ज़्यादा दिया रहेगा तो सबसे पहले उस पावर को हम 4k प्लस आर के रूप में डिनोट करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, कितना क्वोशेंट आ रहा है तो k के जगह पर हो जाएगा प्लस में, रिमाइंडर जो आता है वो प्लस के बाद हो जाएगा। तो 4 इंटू जितना आएगा वो सब खत्म हो गया, क्योंकि उस सब का वैल्यू 1 होता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही आएगा। तो रिमाइंडर देखना है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3। तो 1 आएगा तो ये पूरा हो गया, ये 0 आया अगर रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा, +1 आया तो आई हो जाएगा, अगर +2 आया रिमाइंडर तो -1 हो जाएगा, +3 आया तो माइनस आई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आई के पावर का कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आता है उसमें कि द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर z कोई नंबर हो z a प्लस आई भी हो तो इसका मॉडुलस जो होता है z का उसको हम डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ z या मोड z लिखते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर √a² प्लस b², यानी अगर z = a प्लस आई बी हो तो मोड z हो जाता है √a², आई नहीं लिखना है, केवल प्लस में b² के बराबर। और उसका जो कंजुगेट होता है तो कंजुगेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि z = अगर a प्लस आई बी हो तो इसका कंजुगेट जो होता है a माइनस आई बी होता है, और कंजुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि z बार यानी कंजुगेट ऑफ z = a प्लस आई बी। तो हमको क्या करना है कंजुगेट निकालने के लिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर का कुछ नहीं करना है। रियल नंबर यहाँ a था, यहाँ भी a था रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है उसी का निगेटिव करना है। जैसे इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर था b और यहाँ पर आ गया -b। तो कंजुगेट निकालने का मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अगर 3 + 2i है तो 3 - 2i हो जाएगा, -3 + 2i है तो -3 - 2i होगा। ये ध्यान रखना है कि चिन्ह जो बदलेंगे हम केवल इमेजिनरी पार्ट का बदलेंगे। इसके बाद है कि z को अगर z बार से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है, या मोड ऑफ z² जो होता है तो z × z बार के बराबर आता है। अब इसके आगे भी कुछ और इसमें फार्मूला है जिसको हम एक जगह लिख दिए हैं, आप याद रखेंगे, कैलकुलेशन में अच्छा होगा, आसानी से आप बना पाएंगे। तो जैसे कंजुगेट ऑफ z प्लस माइनस z2, माने z1 में z प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए z2 को, पूरे का कॉम्प्लेक्स निकालना हो, ये कंजुगेट निकालना हो तो कंजुगेट ऑफ z1 प्लस माइनस कंजुगेट ऑफ z2 ऐसे निकल जाएगा। मोड ऑफ z1 z2 हो तो मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 हो जाता है। मोड ऑफ z1 बाई z2 हो तो इसका मतलब कि मोड ऑफ z1 बाई मोड ऑफ z2 हो जाता है। कंजुगेट ऑफ z1 z2 हो तो इसका मतलब कि कंजुगेट ऑफ z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z2 हो जाता है। कंजुगेट ऑफ z1 बाई z2 हो तो कंजुगेट ऑफ z1 बाई कंजुगेट ऑफ z2 हो जाएगा। अलग अलग कर देना है। अगर z1 बाई z2 लिखा गया है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 बाई z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर z1 का वैल्यू a प्लस आई बी हो और z2 का वैल्यू c प्लस आई डी हो तो z1 इंटू z2 का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो होता है a इंटू c, रियल पार्ट हो जाएगा ac माइनस बी डी,
और इमेजिनरी पार्ट होगा AD प्लस BC। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला हैं, इसको देख लिए। अब इसके बाद उसके पोलर फॉर्म को देख लेते हैं और तब संभव होगा तो एक आध एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जैसे अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को या कार्टेशियन सिस्टम को, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग उस प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो उसी तरीके से सेम प्लेन में अगर हम x और y दो एक्सिस लेते हैं और उसमें x और y एक्सिस के माध्यम से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस प्लेन का हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होता है, तब उसको हम लोग आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। तो अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट के सेंस में वो कार्टेशियन प्लेन, और वही चीज़ जब उसमें नंबर नहीं रिप्रेजेंट करके वहाँ पर हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ले रहे हैं, यानी उस प्लेन का हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, तो उसको आर्गेंड प्लेन बोलेंगे। तो अ प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गेंड प्लेन। इन एन आर्गेंड प्लेन एक्स एक्सिस जो होता है उसको रियल एक्सिस कहते हैं, यानी रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को लेंगे हमेशा। ऑब्वियसली इन द आर्गेंड प्लेन द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम सिंबल यूज किए हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें कोई XY पॉइंट है, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। x का जो वैल्यू होगा रियल होगा, y वाला जो होगा इमेजिनरी होगा। तो अब इसमें यहाँ पर कहता है कि इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस जो होगा ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। आर्गेंड पॉइंट में जो पॉइंट है वही डिस्टेंस होगा मॉडुलस। तो और ये आप जानते हैं कि इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो बेसिकली एक राइट ट्रायंगल बन जाता है, और ये उसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना होगा, √x² प्लस y², और यही मॉडुलस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस y, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज √x² प्लस y² विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट xy एंड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है। अब इसके बाद एक आगे वाला टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम XY के फॉर्म में लिख दिए। अब इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है कि इस तरीका का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को यूनिकली डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर गए तो यहाँ पर पहुँच गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसका अगर थीटा मालूम हो, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाते हुए वो लाइन बढ़ रहा है, रे बढ़ रही है, उसका आर ले लिया जाए। जैसे यहाँ से इस डायरेक्शन में तो यही लाइन चाहे जहाँ जाएगा, और उसमें उसका एक फिक्स लेंथ ले लिए तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम। मान लीजिए कि 30 डिग्री 45 जितना भी एंगल बने लाइन के आगे, और उसका जितना लेंथ है काट दिए तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी इस आर के और थीटा के टर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट द पॉइंट P(x,y) represents the non-zero complex number z equals to x plus iy. If we denote the point P एज आर थीटा, यानी आर और थीटा के टर्म में लिखते हैं, तो देन आर थीटा आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इन द गिवन फिगर वी हैव। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आप पढ़े हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h। तो p का वैल्यू क्या होगा, h इंटू साइन थीटा। उसी तरीके से cos थीटा इक्वल्स टू होता है b/h, तो b का वैल्यू हो जाएगा h cos थीटा। तो अगर यहाँ पर थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा h इंटू साइन थीटा, और h मतलब हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ r है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा लेंथ है ये हो जाएगा r साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो r cos थीटा ट्रिगोनोमेट्री से। तो यानी इस फिगर में हमको x इक्वल्स टू r cos थीटा मिलता है,
और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा मिलता है। तो हम जब z को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं r और थीटा के टर्म में, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं कि r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। अब दोनों में r कॉमन है तो आप r निकाल लीजिए, इम्प्लाई z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। तो अब यही जो फॉर्म है z जो हमारा था x प्लस आई वाई, इसको जगह जब हम लिख लिए कि z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये जो फॉर्म है यही पोलर फॉर्म कहलाता है। आर थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इट इज नोन एज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर आर इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मोड जेड इज द मॉडुलस ऑफ जेड एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड denoted by argument z। जनरली द वैल्यू ऑफ थीटा इज टेकन। अब थीटा का वैल्यू जैसे 0 से लेकर के 2 पाई के बीच हम ले सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हम लोग मानते हैं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में माइनस थीटा माइनस पाई लेस देन थीटा और थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, यानी माइनस पाई से बड़ा और पाई या पाई से छोटा हम थीटा का वैल्यू रखते हैं, और माइनस पाई से पाई तक के बीच का जो वैल्यू हम रखते हैं आर्गुमेंट का, तो उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो जब तक किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन हमको नहीं दिया जाए कि अदर कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना है, तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे माइनस पाई से पाई के बीच का। अब ये निकालने के लिए हम लोग जैसे ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते थे डिफरेंट एंगल का निकालने के लिए, तो यहाँ भी करेंगे कि अगर निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग डिटेल्स जब निकालेंगे आर्गुमेंट तो वहाँ पर बात करेंगे। वहाँ पर थीटा निकालने के लिए होता है कि पहले tan अल्फा मान लिया जाता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेते हुए प्लस माइनस जो भी हो, तो हम लोग tan थीटा का वैल्यू तो फिर वही y बटा एक्स लेंगे। तो y बटा एक्स में कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव हो तो वहाँ पर tan अल्फा मान लेते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू मोड ऑफ y बाई एक्स, तो उसका अल्फा एक्यूट एंगल मिल जाता है करस्पॉन्डिंग। और उसके बाद देख लेते हैं साइन के आधार पर, जैसे इसमें होगा तो दोनों प्लस, इसमें होगा तो माइनस प्लस, यानी रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी प्लस, इसमें दोनों माइनस हो जाएंगे और इसमें ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर होगा। सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू अल्फा के बराबर। इसमें अगर होगा तो थीटा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा के बराबर। इसमें अगर होगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा माइनस पाई के बराबर, और इसमें अगर होगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस अल्फा के बराबर। और अल्फा निकालने का मेथड तो आप जान चुके हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ y बाई एक्स निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा थीटा का वैल्यू निकल जाएगा और r निकाल करके तब हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो था, जो हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना था, वो हम लोग पढ़ चुके। और बाकी इसके अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं जनरल अलजेब्रा की तरह होते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन वाइज उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम लोग इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 2-3 एक्सरसाइज है उसको समझ लेंगे डिफरेंट पैटर्न्स को, और तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ें और सब लोगों को फ़ायदा हो आप ही की तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।